जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आप सभी का चैम्प डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हम यहाँ पे लेके आ चुके हैं तेजस सीरीज का सेकेंड पार्ट, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि 50 मीटर की ऊंचाई से कोई वस्तु मुक्त रूप से गिराई जाती है, पृथ्वी को स्पर्श करने की स्थिति में लगा समय क्या होगा। जब भी कोई वस्तु किसी ऊंचाई से गिरा जाती है तो पृथ्वी पे स्पर्श करने में जो लगा समय का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है H इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। तो हमसे यहाँ पर टाइम पूछा है तो टाइम निकाल लेंगे। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, इस दो को यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 2h और अपॉन में जी नीचे आ जाएगा तो 2h अपॉन जी। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे। जब हम वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू हाइट हमारे पास कितनी है 50 मीटर। ठीक है, हाइट हमारे पास 50 मीटर है। उसके बाद हाइट हमारे पास 50 मीटर है। ठीक है, उसके बाद जी का मान क्या होता है 10 होता है, तो ये 0 से 0 कट जाएगा तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 10, 5 दूनी 10। तो टी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 10। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 10 सेकंड। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि एक फैराडे बराबर होता है। ये एयरफोर्स के एग्ज़ाम का बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर बार आता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हमेशा याद रखना कि एक जो फैराडे होता है वो इज इक्वल टू होता है 96,500 कूलाम के बराबर होता है। इसका जो आंसर होगा वो आंसर नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक 5 मिली हेनरी है। यदि इस कुंडली से 2 एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो तो इस कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई इज इक्वल टू एल आई। एल जो होता है वो क्या होता है स्वप्रेरण गुणांक होता है। तो हम वैल्यू को पुट करते हैं तो फाई इज इक्वल टू एल हमारे पास कितना है 5, और हमको मिली में दे रखा है तो मिली को जब हटाएंगे तो 10⁻³ हो जाता है, और हमारे पास धारा कितनी है 2 एम्पियर है। ठीक है, उसके बाद में हम गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और गुणे 10⁻³ ठीक है, इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद में जब हम इसके यहाँ पे तो ये इसकी पावर प्लस का 10 है, इसकी -3 है, तो ये फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 10⁻²। ठीक है, इसके बाद इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू, इसके बाद हमारे दशमलव जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 0.01। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि एक सूखे सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि यह सेल एक बाहरी प्रतिरोध में 1 एम्पीयर की धारा भेजता हो तो सेल का विभवांतर क्या होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो हम वैल्यू को पुट कर देंगे तो V इज इक्वल टू विद्युत वाहक बल E हमारे पास कितना है 1.5 है। ठीक है, उसके बाद में माइनस हमारे पास जो धारा है, धारा हमारे पास कितनी धारा है हमारे पास 1 एम्पियर, और जो आंतरिक प्रतिरोध R का मान है वो कितना है 0.5 इंटू 0.5। ठीक है, अब हम यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा करा देंगे तो ये बन जाएगा आगे 1.5 और माइनस में 1 और 0.5 का इंटू करा देंगे तो माइनस यहाँ पे 0.5 आ जाएगा। तो इसको पूरा हम सॉल्व करेंगे तो जब 1.5 में 0.5 घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 वोल्ट। आंसर नंबर बी सही होगा इसका। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कह रहा है कि दो संधारित्र जिनकी क्षमता क्रमशः 6 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड हैं को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो जब जो कैपेसिटर संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका जो फॉर्मूला था C इज इक्वल टू क्या होता है C1 प्लस C2 होता है, और अगर यही अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो C इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1/C1
प्लस 1/C2 होता है। और जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध में इसका जो है उल्टा हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। श्रेणी क्रम समांतर बन जाता है, समांतर क्रम श्रेणी बन जाता है। लेकिन कैपेसिटर की बात करते हैं, संधारित्र की बात करते हैं, तो ये जो होता है ये समांतर क्रम होता है और ये जो होता है ये श्रेणी क्रम होता है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 6 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड के जो संधारित्र हैं वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इसका समांतर क्रम हमने क्या बताया कि C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 और प्लस C2। तो पहला क्या है 6 है और दूसरा क्या है 8 है, प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 से कितना हो जाएगा 14 और मात्रक क्या हो जाएगा माइक्रोफैरड। आंसर नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 80 फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलिए। जब 80 फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलेंगे तो इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला होता है C/5 इज इक्वल टू F-32/9। ये एक फार्मूला होता है, एक आप ये ट्रिक समझ लीजिए, इसको ट्रिक भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो इसकी वैल्यू रख देंगे। तो C/5 इज इक्वल टू के हमको कितना दे, एफ हमको कितना दे रखा है 80 माइनस का 32 और बटे 9। तो हमारे यहाँ पे क्या आगे क्या निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा गुणा करा देंगे, इसका इससे गुणा करा देंगे तो 9C और इज इक्वल टू 80 में 32 चला जाएगा, कितना बचेगा 80 में 32 चला जाएगा तो कितना बचेगा 8 और यहाँ पे 28 बचेगा। और C इज इक्वल टू जो आंसर इसका आ जाएगा 28 गुणे 5। तो जो इसका आंसर सॉल्व होके आएगा वो 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। तो जो आंसर होगा वो बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई कण 10 मीटर पर सेकंड के वेग से एक समान त्वरण के साथ 15 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करता है। तो कह रहा है कि त्वरण का मान क्या होगा। तो इसमें जो न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम है, समीकरण है, वो लगाएंगे। तो ये S इज इक्वल टू क्या होता है UT प्लस 1/2 GT², ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो मान रख देंगे। दूरी कितनी है 200, दूरी कितनी है 200 और ठीक है। और U हमारे पास कितना, वेग कितना दिया हुआ है 10 और T हमारे पास कितना है, समय दिया है उनको 15 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद में प्लस 1/2 हमको A त्वरण ही निकालना है और T हमारे पास कितना था 15 ही 225, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये हो जाएगा 200 माइनस इसका गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 150, इधर ले आएंगे, ठीक है 150 अब उसके आगे जब हम करेंगे तो और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 A और यहाँ पे क्या हो जाएगा 225, ठीक है। आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे पूरा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 50 और ये 2 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू में यहाँ पे 2 है तो 2 इधर आ जाएगा तो गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा 225 इज इक्वल टू A। तो इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4/9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर एक युक्ति है। ट्रांसफार्मर जो होता है वो हमेशा AC के लिए यूज होता है, हमेशा याद रखना AC के लिए, जो हमारे घरों में लाइट आती है उसके लिए AC के लिए यूज होता है, इन्वर्टर में DC के लिए यूज़ नहीं होता है। और इसका काम क्या होता है, ये जो वोल्टता होती है उसको घटाने या बढ़ाने का काम करता है। जैसे जो हमारे घरों में लाइट आती है वो 220 वोल्ट पे आती है, तो कभी कभी क्या होता है कि लाइट बहुत तेज़ आ जाती है तो वो उसको कंट्रोल करता है कि वो एक बैलेंस में, कम आती है तो उसको मेंटेन करके भेजता है, अगर ज़्यादा आती है तो उसको कम करके भेजता है, वो मेंटेन रखता है पूरा। तो इसलिए जो ट्रांसफार्मर का जो काम है जो हमारे घरों के
बाहर लगता है नहीं है गाँव में, वही होता है। तो AC वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का काम करता है, जो एक फिक्स वैल्यू को भेजता है हमारे घरों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से किसी पिंड का पलायन वेग है। पृथ्वी से किसी पिंड का जो पलायन वेग होता है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, किसी पे भी, चाहे वो 1 किलोग्राम की वस्तु हो, चाहे वो 100 किलोग्राम की वस्तु हो, चाहे वो गोल हो, चाहे वो किसी भी शेप में हो, वो डिपेंड नहीं करता है। ना वो एंगल पे, किस एंगल पे फेंका जा रहा है, उससे नहीं। उसको केवल क्या मतलब होता है कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर उसको हम फेंकेंगे तो वो सीधा पलायन करता हुआ अंतरिक्ष में चला जाएगा। इसका मतलब ये, और वो पलायन डिपेंड किस में करता है, जिस ग्रह में हम खड़े हैं। मान लो पृथ्वी में खड़े हैं, चंद्रमा में खड़े हैं, या सूर्य में, कहीं भी खड़े हैं, सूर्य पे तो खड़े ही नहीं सकते, कहीं पे भी अगर खड़े हैं तो उस जो प्लेनेट जहाँ जिस ग्रह में खड़े होते हैं उसके मास, उसकी त्रिज्या उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, पृथ्वी से अगर फेंका जाएगा तो जो चीज़ फेंकी जाएगी वो किसी पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो इसका मतलब चाहे वो पिंड का द्रव्यमान कुछ भी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हमको याद रखना है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है, एक व्यक्ति जिसका द्रव्यमान 60 किलोग्राम है वह 15 मीटर ऊंची दीवार पर चढ़ता है, तो किया गया कार्य क्या होगा। तो किया गया कार्य हमारे पास हो जाएगा W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू हो जाएगा mg और h, ठीक है। तो m हमारे पास कितना है 60, और g हमको पता है था कितना होता है 10 होता है, और इसके बाद में हाइट कितनी है 15 मीटर जा रहा है, ठीक है, 15 मीटर जा रहा है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो टोटल क्या जाएगा 9000 जूल, ठीक है। W इज इक्वल टू, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वेग से फेंकने पर कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर दिशा में 19.6 मीटर की ऊंचाई प्राप्त करेगी, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला है कि वेग पूछ रहा है, तो वेग का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, और हाइट हमको दिया, तो h इज इक्वल टू क्या होता है u² अपॉन में 2g, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, कि वेग पूछ रहा है। तो जब वेग पूछ रहा है तो इससे हम u² इज इक्वल टू इसका गुणा करा देंगे, तो 2g और h हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे मान रख देंगे। तो जब हम यहाँ पे मान रखेंगे तो u² इज इक्वल टू 2g का वैल्यू हमको पता है कि कितना होता है 9.8। क्वेश्चन के हिसाब से रखें, कैलकुलेशन ईजी हो जाए, तो यहाँ पे 9.8 लेते हैं। 9.8 लेने के बाद में हाइट कितनी है हमारे पास, हाइट कह रहा है कि 19.6 मीटर जाए, 19.6 मीटर जाए। तो जब 2 से इसका 9.8 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी 19.6 होता है, और इंटू में 19.6 हमको हाइट दी रखी है, और यहाँ पे क्या है u² है। तो जब स्क्वायर है तो जब इसका अंडर रूट लगाएंगे तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 19.6, दो हैं स्क्वायर है, ये स्क्वायर बन जाएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, तो u इज इक्वल टू 19.6, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। प्रिज्म द्वारा विचलन सबसे कम होता है। इसका एक शॉर्ट मेथड ये है कि एक वो है VIBGYOR, विबग्योर, ठीक है, विबग्योर। इसका मतलब क्या होता है, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। तो प्रिज्म द्वारा विचलन जो होता है, विचलन सबसे कम लाल रंग का होता है। ऐसा इसलिए होता है कि लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है, लैम्डा जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद ये कम होने लगता है, ऑरेंज की उससे कम, येलो की उससे कम, ग्रीन की उससे कम, ब्लू की उसकी कम, इंडिगो वायलेट सबसे कम, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो सबसे अधिकतम जो विचलन होगा वो किसका होगा, बैंगनी रंग का होता है, वॉयलेट, याद रखना हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इसलिए इस पे ये होता है कि सबसे कम जो विचलन होता है, जो मतलब सीधा डायरेक्ट आता है, इसलिए जो सूर्य होता है उनको लाल दिखाई देता है, क्योंकि इसका विचलन सबसे कम होता है, इधर डाइवर्ट नहीं होता रेड कलर, इसलिए हमको सूर्य जो होता है ऐसा होता है लाल दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद में जो बैंगनी कलर होता है, जो वायलेट कलर होता है, वो चारों तरफ फैल जाता है, इसलिए हमको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ये मतलब होता है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 समान प्रतिरोध जो 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के हैं, इसे समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। अब वही यहाँ पे बात आ गई, जब वहाँ पे कैपेसिटर को हमने समांतर क्रम में जोड़ा था संधारित्र को, तो C1 + C2 + C3 क्या था, लेकिन जब प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे तो 1/1 + 1/2 और प्लस 1/3, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा 6, तो 6 हो जाएगा, तो इसका 6 एलसीएम हो जाएगा, तो 6 + 3 और +2 = क्या है यहाँ पे 1/R। ठीक है, तो 6 3 9 2 11, तो 11/6 = क्या हो जाएगा 1/R। तो R = हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 6/11, ये आंसर हो 6/11 ओम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग कह रहा है एक नियतांक बल जो इतना है और इतने मीटर विस्थापित करता है तो किया गया कार्य। हमको पता है कि W = किया गया कार्य, W = क्या होता है F.D। ठीक है, F.D होता है। F.D होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे F.D कराएं तो ये हमारे पास जो है ये F = दिया हुआ है। ठीक है, और ये = क्या है, ये D = दिया हुआ है। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका गुणा करा दो, 2 दूनी, इसका इससे गुणा कराओगे 2 दूनी 4 और प्लस 3 त्रिका 9 और प्लस फिर 7 पन्ना 35। अब सबको जब ऐड कर लेंगे तो 48 जूल आ जाएगा आंसर, 48 जूल। तो आंसर नंबर ए सही होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी बिंदु पर +Q आवेश है, इस आवेश R त्रिज्या वाली वृत्तीय पथ पर एक चक्कर के लगाया जाता है, इसके द्वारा किए गए कार्य का मान क्या होगा। मैंने कल के वीडियो में बताया था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन या कोई पार्टिकल अगर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है तो उसका जो विस्थापन होता है और जो उसका जो वृत्ताकार चक्कर लगा रहा है उसमें एक बल कार्य करता है, उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्र बल, FC कार्य करता है। ठीक है, और जो उसका विस्थापन हो रहा होता है, विस्थापन इधर हो रहा होता है और बल इधर लग रहा होता है, उसके बीच जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। और हमारा फॉर्मूला होता है किए गए कार्य का W बराबर क्या होता है FD cos थीटा। जो हम थीटा बराबर यहाँ पर 90 जब थीटा बराबर 90 रखेंगे तो cos थीटा में 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, इसलिए जो किया गया कार्य क्या होता है 0 होता है। तो आंसर नंबर C सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है 2 पिंड जिनके द्रव्यमान क्रमशः 1 ग्राम और 4 ग्राम है, वे समान गतिज ऊर्जा के साथ घूम रहे हैं, उनके रेखीय संवेगों का अनुपात क्या होगा। हमने कल इसका फॉर्मूला बताया था कि फॉर्मूला होता है P² = 2mK। ठीक है, अब हमसे इसमें क्या कह रहा है कि द्रव्यमान हमको दिए 1 ग्राम और 4 ग्राम, उनकी गतिज ऊर्जा समान है। इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा P1/P2 = क्या हो जाएगा 2 तो हमारा कांस्टेंट है तो 2 बाहर ले लिया हमने। ठीक है, और m भी कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है तो K को बाहर ले लिया हमने। ठीक है, और M1 उसके बाद में M2 ऐसे कर लिया। उसके बाद में अब हम निकालेंगे P और अंडर रूट में। अब यहाँ पे क्या करेंगे P1 और P2 = क्या हो जाएगा P1 और P2 = ये 2 से 2 कट जाएगा और K काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है गतिज ऊर्जा, तो K कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट में M1/M2। तो M1/M2 का मान क्या हो जाएगा M1 हमारे पास 1 ग्राम है और ये 4 ग्राम है, तो ये अंडर रूट में तो आंसर निकालेंगे तो 1/2 आएगा। 4 का जो अंडर रूट होता है वो 2 होता है। ठीक है, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा C राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी चालक से 62.5 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित किए हो रहे हैं, उस चालक से होकर कितनी एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही।
ठीक है, धारा हमको निकालनी, तो फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो और हमको पता है क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है, एन ही होता है अपॉन में टी। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको दिए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड जा रहे हैं, तो 62.5 इंटू 10⁻18 और 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन टी हमारे पास कितना है, पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड होता है। ठीक है, 1.6, और इससे जब ये दशमलव जब हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो लग जाएंगे, जब 2 जीरो लग जाएंगे तो यहाँ पे ये माइनस का 19 होता है, जीरो ऊपर दे तो यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 21 हो जाएगा। अब हम इसमें गुणा करा देंगे, 16 पंचे 80, 16 दूना 32, 32 8 40, और 16 छके 96, 96 4 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, और 21 में 18 चले, माइनस का 21 है और प्लस का 18 है, माइनस का 21 और प्लस का 18 मतलब 10 की घात माइनस का 3 बचेगा। तो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो इससे कट जाएंगे, तो आंसर क्या बचेगा, वो 10। तो 10 एम्पियर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे जड़त्वाघूर्ण का सही मात्रक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। जड़त्वाघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई इज इक्वल टू क्या होता है, mr²। ठीक है, और m क्या होता है, मास का मतलब क्या हो जाएगा, kg, और इंटू r का तो त्रिज्या का मतलब क्या हो जाएगा, मीटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर लगाए तो। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो आंसर नंबर ए सही होगा। तो हमारे क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होते हुए, अगर आपको PDF चाहिए तो आप ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल चैम्प डिफेंस एकेडमी, जो कि कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करो और शेयर करो। जय हिंद।